क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला घोटाला किसने किया था, जिसके कारण नेहरू और उनके दामाद फिरोज गांधी में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। महात्मा गांधी की नीतियों से फिरोज गांधी अत्यधिक प्रभावित थे। उन्हीं की अगुवाई में अपनी पढ़ाई लिखाई को तिलांजलि देकर फिरोज भी कटिबद्ध होकर भारत की स्वाधीनता के संघर्ष में कूद पड़े। जुझारूपन शुरू से ही उनके स्वभाव में था, इसलिए जब उनका आना जाना नेहरू के इलाहाबाद में स्थित आनंद भवन में होने लगा तो वहीं इंदिरा गांधी से भी उनकी भेंट होती रही। परिस्थितियों से लड़ने का उनका साहस और उनके विचार से इंदिरा बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि वह स्वयं भी वैसे ही स्वभाव और विचारों की स्वामिनी थी। स्वभाव का यह मेलजोल दोनों को एक दूसरे के समीप ले आया। जवाहरलाल नेहरू के न चाहते हुए दोनों कड़े सूत्र में बंध गए। फिरोज के इस जुझारूपन ने इंदिरा गांधी को प्रभावित किया था। बाद में वही उनके पिता की सरकार के आड़े आ गया। नेहरू और फिरोज के संबंध एक सामान्य ससुर दामाद की तरह कभी नहीं रहे। सत्ताधारी पार्टी यानी कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी फिरोज विपक्ष की उस कमी को पूरा कर रहे थे जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताई जाती है। फिरोज गांधी के कारण ही संसदीय कार्रवाई की मीडिया कवरेज संभव हुई। उन्हीं फिरोज ने उस स्कैम का भी अनावरण किया जिसे स्वतंत्र भारत का प्रथम महती वित्तीय घोटाला कहा जाता है। इस स्कैम ने न केवल नेहरू सरकार के मस्तक पर कलंक का टीका लगाया, बल्कि एक प्रधानमंत्री ससुर और सांसद दामाद के संबंधों में पहले से पड़ी दरार को इतना चौड़ा कर दिया कि दोनों फिर कभी एक नहीं हो पाए। हजारों करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और हर्षद मेहता कांड से बहुत पहले की बात है यह। रायबरेली से कांग्रेस के सांसद फिरोज गांधी ने 16 दिसंबर 1957 को संसद में यह मुद्दा उठाया। रायबरेली से कांग्रेस के सांसद फिरोज गांधी ने 16 दिसंबर 1957 को संसद में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्थान के रूप में LIC को स्थापित किया है। संसद को इस पर नियंत्रण और निगरानी रखनी चाहिए। उन्होंने कलकत्ता के एक व्यापारी हरिदास मुंद्रा की कंपनियों के शेयर LIC की ओर से खरीदे जाने को लेकर प्रश्न उठाए। इससे पूर्व कांग्रेस के ही एक सांसद राम सुभग सिंह ने भी प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदने को लेकर तब के वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी से उत्तर मांगा था, लेकिन मामला टल गया। जब फिरोज ने वही प्रश्न किए तो एक बड़े घोटाले की परतें खुलने लगी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का गठन हुए तब 1 साल से कुछ अधिक समय ही हुआ था। इससे पूर्व देश में सैकड़ों निजी कंपनियां थीं जो जीवन बीमा का व्यापार करती। कई फ्रॉड भी हुए और तब फिरोज गांधी इस मामले को सदन में ले आए। जून 1956 में संसद में कानून बनाकर 245 फर्म्स को मिलाकर बनाई गई LIC। इस कारण फिरोज इस संस्था को संसद का प्रभाग मानते थे। इसी पर प्रथम प्रहार किया था हरिदास मुंद्रा ने। वह कलकत्ता का एक व्यापारी था जिसने लाइट बल्ब बेचने से करियर आरंभ किया और शीघ्र ही शेयर बाजार के धंधे में आ गया। मुंद्रा छोटी कंपनियों के शेयर खरीदता और फिर धांधली कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देता। इस तरह उसने 4 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली थी। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों को फांसते फांसते LIC को एक बड़े घोटाले में फंसा देने की उसकी कहानी अत्यंत आश्चर्यजनक है। तब के समाचार पत्रों में महीनों तक छन छन कर आती रही रिपोर्ट बताती है कि मुंद्रा ने पूरा खेल बाजार को गिरने से बचाने के नाम पर खेला। इस घोटाले की नींव पड़ी जून 1957 में। तब वित्त मंत्री कृष्णमाचारी एक कार्यक्रम के सिलसिले में कलकत्ता गए थे। साथ में थे वित्त सचिव HM पटेल। मुंद्रा ने एक दिन पटेल से मिलकर अपनी आर्थिक कठिनाइयां बताई। उसने कहा कि उस शेयर ब्रोकर्स और बैंकों को करोड़ों रुपए का ऋण है। वह अपने शेयर बेचना चाहता है, लेकिन ऐसा करने से मार्केट अचानक नीचे आ जाएगा। बताते हैं कि कुछ चिट्ठियां लिखी गई और जल्द ही मुंद्रा की 6 कंपनियों के लगभग 1.25 करोड़ रुपए के शेयर भारतीय जीवन बीमा निगम ने खरीद लिए। यहाँ तक कि कहानी में किसी घोटाले की गंध नहीं आती। मुंद्रा का असली खेल यहीं से अस्तित्व में आया। तब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का युग नहीं था। शेयरों का ट्रांसफर फिजिकल रूप से होता था। प्रथमतः तो मुंद्रा ने जिस दिन शेयर बेचने का प्रस्ताव रखा था उसके 2 दिन बाद शेयर बेचे। इन 2 दिनों में उसका भाव 7 लाख रुपए बढ़ गया था। फिर उसने सरकारी कंपनी को जो शेयर सर्टिफिकेट दिए वो ओरिजिनल न होकर फोटोकॉपी थे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट को कहीं और गिरवी रखकर मुंद्रा पहले ही पैसे उठा चुका था। शेयरों की इस खरीद में एक गड़बड़ झाला और हुआ। LIC में एक कमेटी होती थी जो निवेश को लेकर निर्णय करती। इस मामले में कमेटी की स्वीकृति नहीं ली गई थी। ये बातें धीरे धीरे जनता तक पहुंची। नेहरू सरकार एक बड़े संकट में आ चुकी थी। ऊपर से फिरोज गांधी का विद्रोही तेवर ने आग में घी का कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि केस को शांतिपूर्वक निपटा दिया जाए, लेकिन संसद में फिरोज के तेवरों ने कांग्रेस सरकार को बैकफुट पर ला दिया। जो वित्त मंत्री पहले सारे तथ्यों को झुठला रहे थे, बाद में उनके पास फिरोज के तीखे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। सरकार बहुत समय तक चुप्पी साध कर नहीं रह पाई। प्रधानमंत्री को जांच कमेटी बनानी पड़ी। इसके इकलौते सदस्य थे बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज MC झागला। मुंद्रा केस ने लोगों के मन में भ्रष्टाचार पर सरकार को लेकर जो संशय पैदा किया था, उसे झागला जांच कमेटी ने दूर कर दिया। स्वतंत्र भारत की सबसे तीव्र और निष्पक्ष सुनवाई रही यह। जनता के समक्ष ही सभी उत्तरदायी लोगों से प्रश्नोत्तर हुए, बहस की गई, उन्हें मानसिक प्रताड़ना भी दी गई। उस आम सुनवाई को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ने लगी कि कोर्ट रूम के बाहर लाउड स्पीकर लगाने पड़े ताकि जो अंदर नहीं आ सकते वो बाहर बैठकर सुन सके।
अंदर अधिकारियों नेताओं पर प्रश्नों के बौछार होते, बाहर जनता तालियां बजाती। कृष्णमाचारी ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने जज के इतने सारे प्रश्नों की अपेक्षा नहीं की थी, वह बिल्कुल हताश हो गए थे। जस्टिस झागला ने तब के कई बड़े स्टॉक ब्रोकर्स के कथन संग्रहित किए। उन सभी का यही कहना था कि डूबती कंपनियों में पैसा लगाकर एक प्रकार से मुद्रा को सुरक्षित किया गया। यह निर्णय बाजार के हित में नहीं लिया गया था। वित्त मंत्री ने प्रारंभिक अवस्था से स्वयं को इस निर्णय से दूर दिखाने का प्रयास किया था। उनका कहना था कि निवेश का फैसला वित्त सचिव का था, लेकिन जस्टिस झागला ने इसे नहीं माना। उन्हें केवल 24 दिन लगे जांच पूरी करके रिपोर्ट तैयार करने में। अंततः कृष्णमाचारी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। मुंदड़ा को दिल्ली के एक होटल से बंदी बनाया गया और बाद में उसे 22 साल के लिए कारावास का दंड दिया गया। ब्यूरोक्रेसी, राजनेता, धूर्त व्यापारियों के भ्रष्ट तिकड़ी का पहला केस था यह, जिसके पश्चात भी देश करप्शन की कई घटनाओं का साक्षी बना। किंतु उनके विरुद्ध उठने वाला न तो कोई फिरोज गांधी जैसा कोई स्वर था जो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता, न ही जस्टिस झागला जैसी कमेटी जो एक के बाद एक अपने निर्णय सुनाते गए।